नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत से काफी पीछे छूट गई। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और बिहार के विधानसभा चुनाव, इन दोनों के नतीजे जो आए थे, आज आप लोग उन दोनों के नतीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में कागज पर लिखिए और सामने अपने रखिए और फिर बीएमसी के नतीजों को रखिए। फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा, हमें कुछ नहीं बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र के नतीजे जो फाइनल आए थे, अगर पवार और शिंदे, अजित पवार और शिंदे, ये दोनों वहां पर बीजेपी को गच्चा भी दे देते तो बीजेपी की सरकार बनने से नहीं रोक पाते। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से एक दर्जन, करीब दर्जन भर विधायक पीछे थी, लेकिन 17 प्रत्याशी उसने अजीत पवार और शिंदे की पार्टियों से लड़वाया था। साइना एनसी जैसी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो दूसरी पार्टी में जाकर के विधायक बन के आई थी। बड़ी संख्या थी। शिंदे की पार्टी तो टूटने के कगार पर थी। बिहार के चुनाव में भाजपा अगर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी सबको जोड़ ले तो 5 सीट पीछे रह जाती। नीतीश की पार्टी दांव पर थी। लेकिन बीएमसी में मामला गड़बड़। बीएमसी में भाजपा इतने पीछे है कि पूरी शिवसेना शिंदे वाली जोड़ दो तब वो बहुमत की रेखा को बस लांघ पा रही है। जितना लांघ पा रही है, बाकी जगह उतना ही सत्ता से अकेले दूर रहती थी। यहां पर लांघ ही उतने से पा रही है, बहुत मुश्किल से 4 सीट ऊपर जा रही है। मामला फंसा। ये कैलकुलेशन जो मैं बता रहा हूं, खबर ये नहीं है, खबर इस कैलकुलेशन के साथ शुरू होती है। दरअसल 29 विजयी प्रत्याशी नेता पार्षद अब हो चुके हैं। उनको ताज होटल में, होटल 5 स्टार होटल को ही कैद खाना बना दिया है, उसमें कैद करके रखा है। यहां पर भी सवाल है कि ये शिंदे का डबल गेम है बीजेपी के साथ या उद्धव से डर है। दोनों में से एक है, दोनों नहीं है। या उद्धव से डर है या बीजेपी के साथ डबल गेम है, या दोनों है, तो आगे समझेंगे। उस होटल में आज उद्धव ठाकरे का एक दूत, सबसे खास दूत, उस होटल में घुस रहा है। उस होटल में एंट्री, बहाना है डिनर का। जिस होटल में पार्षद कैद हैं, उस होटल में डिनर क्यों? बीजेपी में हड़कंप है। क्या सब कुछ करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, स्याही से लेकर कलम तक और मशीन से लेकर आयोग तक, सब करने के बाद भी कुर्सी दूर रह जाएगी, कुर्सी हाथ नहीं आएगी? यही सवाल है। लाइए हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई। मैं आपको हेडलाइन कुछ दिखा दूं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण हेडलाइन अभी आप ही देखेंगे और समझ जाएंगे दर्शक भी, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है। भैया हेडलाइन लाइए, एक एक करके सारी दिखा दीजिए, कोई कम ज्यादा नहीं, सब दिखाइए, फिर देखते हैं। अभी दावा, शिंदे गुट ने 2.5 साल तक बीएमसी मेयर पद मांगा, 29 पार्षद होटल भेजे। राउत बोले शिंदे खुद नहीं चाहते मुंबई में बीजेपी का मेयर हो। आगे चलिए, आगे। यहां ये देखिए, ये भास्कर, दूसरा वाला भास्कर है। भास्कर में भी 2 फाड़ है और भास्कर में 2 फाड़ है। भास्कर ने खबर छापी है, तो क्या एनडीए में 2 फाड़ हो जाएगी? ये इस खबर से समझिएगा। मुंबई मेयर को लेकर चल रहे असमंजस के बीच संजय राउत खाएंगे ताज होटल में खाना, तो सियासी हलचल हुई तेज। इसी होटल में जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने जा क्या रहे हैं, बस आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो मान लीजिए पहुंचे ही हैं वो। चलिए, फडणवीस से विधानसभा चुनाव का बदला लेंगे शिंदे, बीजेपी की मजबूरी देख चला बड़ा दांव, होटल पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी। ये नवभारत लाइव है। ये सबसे, मतलब वहां की, क्योंकि नागपुर बेस है तो इसकी रिपोर्टिंग थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक होती है। इसमें खेल बता रहा है ये बड़ा।
ताज होटल को जेल बना दिया। मुंबई मेयर सस्पेंस के बीच संजय राउत का एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला। आगे चलिए। शिंदे भी नहीं चाहते बीजेपी का मेयर, संजय राउत का सनसनीखेज खुलासा, बोले ताज होटल में 29 पार्षदों को बनाया बंधक। चलिए बढ़िए, अब जरा संजय राउत को सुनवा देते हैं, एक उनका जो अभी ताजा बयान है कुछ देर पहले का, वो सुनवा देते हैं, फिर आते हैं चर्चा। कौन सा पॉलिटिक्स? होटल पॉलिटिक्स। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट? लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है, और जो नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के, उनको कोई किडनैप करेगा, उनको तोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बना कर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है इतना शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर वो ताला तोड़ दो, और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। ताला में बीजेपी साथ में नहीं जा रही है वहां पर, मुझे मालूम है बीजेपी बोलती है लेकिन जाएगी। सर आप आज ताज में जाने वाले हैं? नहीं, हमको वहां कुछ दोस्तों को जाना है, लेकिन हम जाएंगे और वहां गड़बड़ हो जाएगी, फिर भी हम जाएंगे। सर कुछ लोग संपर्क में आज संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना। सर शताब्दी का आंकड़ा सामने आ रहा है, 65, 29 और 6 ऐसे 100 आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में आप महायुति के साथ जाओगे क्या? सुन लिया आपने? ये होटल में, 5 स्टार होटल में 3 दिन के लिए बताया जा रहा है कि चुनाव में बहुत थक गए हैं सब, तो 3 दिन तक वहां रहेंगे, आराम करेंगे, खाएंगे, वहां पर खाना पानी करेंगे और आराम फरमाएंगे। अब उनके साथ खाना पानी वो खाएंगे, आराम करेंगे, फरमाएंगे, उनके साथ संजय राउत क्या करेंगे? ये जा रहे हैं आज डिनर के लिए, जा रहे हैं नहीं, पहुंच ही गए हैं, मान लीजिए पहुंच गए होंगे, क्योंकि अभी खबर नहीं आई, वक्त तो हो गया डिनर का, खबर नहीं आई है। कई बार ऐसी खबरें आती भी नहीं, पता नहीं किस वाले दरवाजे से जाएंगे डिनर करने ये लोग। बहुत भाई देखिए, भाजपा कुछ भी कहे, मुंबई में शिवसेना आज भी है, और इस चुनाव में भी शिवसेना ने दम दिखा दिया। इतने के बावजूद अगर उद्धव की ऐसी प्रेजेंस है, अगर विपक्ष 100 पर है, 114 बहुमत चाहिए और 100 पर है, तो आप मान लीजिए ये फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड पे ये चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर नहीं होती, 35 से 40 इससे ऊपर नहीं होती। तो कुछ अभी भी परिवर्तन की उम्मीद है, या शिंदे सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग के लिए सब खेल कर रहे हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, शिंदे और फडणवीस के बीच में कौन से आंकड़े हैं, 36 के हैं, 72 के हैं या 144 के हैं, वो तो बहुत ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक चीज तय मान करके चलिएगा कि ये बेसिकली क्या है कि टोटल गेम जो है बार्गेनिंग का है। शिंदे खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ठीक, उनके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? जब आप सरकार की बात आएगी, स्टेट की, अगर इनको फिक्स करना होगा तो शिंदे को फिक्स करने में कितनी देर लगती है आपको पता है ना? एक कॉल आएगी वहां से, दिल्ली से, छोटे वाले की, और उसके बाद सब कुछ सेंटर में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। शिंदे से लगातार कौन पीढ़ी चुनाना चाह रहा है? फडणवीस। तमाम बार शिकायतेबाजी हो चुकी है, आपस में सब कुछ हो चुका है। तो शिंदे केवल ये सब करके अपनी रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं और बार्गेनिंग कैपेसिटी बनाए रखना चाहते हैं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम और जिस तरीके से नंबर 2 बात करते हैं, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं? आशीष चित्रांशी के। फिर तुम क्या करोगे? छुट्टी। वो इतनी बात करते हैं, और ये कहने की जो टोन होती है ना, उसी में सब कुछ हो जाता है। ये मुंबई है,
और भाई आशीष, एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, 74,000 करोड़ रुपए का बजट है मुंबई नगर महापालिका का। इस देश के जो छोटे राज्य हैं गोवा जैसे, उनका तो इतना बजट भी नहीं। तो सारे का सारा खेल उस बजट के ऊपर गिर दृष्टि, ठीक। इसीलिए चुनाव लगातार लेट किया गया और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा जब जाकर के चुनाव हुआ, ठीक। ऐसी सूरत के अंदर शिंदे की जो भी ये चीजें होती रही, ना केवल शिंदे, क्या आमतौर पे क्या कहा जा रहा है बाहर कि कोई पोचिंग कर लेगा और कर लेगा और कर लेगा। जो पोचिंग करते हैं, जिनके पास जुगाड़ है पोचिंग का, वो तो शिंदे के अलायंस पार्टनर ही है। और कोई बेचारा क्या पोचिंग करेगा, किसी की जेब में चवन्नी नहीं, ठीक। और मेयर इनके लोगों को बनाएगा नहीं। तो असली बात क्या है कि अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी और रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। और गजब देखिए, आप और मैं जब बात कर रहे हैं, फडणवीस अगर इतने गंभीर होते, इस साल उनको पता है दिल्ली में नंबर 2 बैठे हैं, एक टेलीफोन आएगा, सब खेल हो जाएगा, इसलिए वो सारे काम को छोड़ करके वो कहां है पता है आपको? वो दावोस चले गए, स्विट्जरलैंड। फडणवीस जो है इस समय दावोस के अंदर है, पता है आपको? कल चले गए थे रात को। मुंबई मेयर को लेकर के वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे, उनको ये पता है कि जाएंगे कहां। जाके देख ले एक बार, उनके पास तो इतने साधन है, रात को एजेंसी के 4 फोन आएंगे, सब कुछ सीधा। शिंदे की फॉल्ट लाइन जितना उनको पता है, इतना किसी को पता है क्या? तो बेसिकली क्या है, जो आपने बात कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है मुझे, कि अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ होता, अगर ये चुनाव फ्री, जो वोटर लिस्टों को लेकर के जो गदर मचाया गया है, जो वोटिंग के दौरान जो खेल किया गया है, जो काउंटिंग के लिए जो खेल किया गया है, जो मशीनों के साथ जो खेल किया गया है, वो भूतों ने भविष्य है। जो इवन जो नाखून पे जो उंगली वो शाही लगाने वाला मसला है, ये सारी की सारी चीजें आशीष भाई, मैं तो ये कहता हूं इस चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं थी। कहां जरूरत थी? जो व्यक्ति इनकी पार्टी की टिकट पर सांसद बन के आया, उसकी बेटी वार्ड का चुनाव हार रही है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोकसभा का चुनाव कैसा हुआ था? आपको नहीं पता लग रहा कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? तो ये तो आपने 30-40 सीट, तो आप ज्यादा रहमदिल हो आप। अगर इन्होंने ये इतनी गंदगी ना मचाई होती, चुनाव आयोग ने, सारों ने मिलकर के, इनका नाम लेवा नहीं बचता वहां पे। याद, लोग इनसे बदला लेते किस चीज का? विधानसभा चुनाव में जो इन्होंने नरक मचाया, उसका बदला लेते लोग इनसे। और इनको इस बात का पता था, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया, डेडलाइन आ गई, चुनाव कराना पड़ा। वोटिंग लिस्टों में क्या खेल किया, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। हालांकि बाबू ने बता दिया होगा आपको, एक परिवार में 4 लोग अगर रहते हैं एक घर के अंदर, चारों के वोट अलग अलग बूथों पे थे, चारों के। वो क्या खेल था भैया? अलग अलग बूथों तक आप जान रहे हो। मैं ऐसा भी केस देखा जिसमें पति का नागपुर में था और पत्नी का छत्रपति संभाजी नगर में चला गया, औरंगाबाद जो है वहां पर चला गया। और छोड़ दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल को जानते हैं? वो राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ बैठे हुए थे न्यूज लॉन्चर पर कार्यक्रम में। दुनिया छोड़ी, साक्षात प्रमाण। उन्होंने कहा कि मेरा अलग बूथ पे था, मेरी पत्नी का अलग, मेरी बेटी का अलग, और मेरे माताजी का अलग और पिताजी का अलग बूथ पे था। बताइए, सोचिए, उनके माता पिता। और छोड़ दीजिए, इससे बड़ा एग्जाम्पल बताऊं क्या? इससे बड़ा गडकरी का, आपको याद होगा वो कार वाला एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गडकरी ने कहा कि इतने मेरे रिश्तेदारों के भी नाम कटवा दिए वोटर लिस्ट से और इतने वोट कटे, याद होगा ना? तो गडकरी तो टारगेट पे है ही है। गडकरी का अलग बूथ पे था, गडकरी की पत्नी का अलग बूथ पर था। सोचिए यार, और इससे बड़ा एग्जाम्पल अब क्या लेंगे ये? और पता है, और एक और तथ्य आपको बताऊं, 2017 के बाद चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में नगर निगम के। जब भी 8-9 साल, अच्छा भारत में देखिए राजनीतिक रूप से जागरूकता ही है, पॉलिटिक्स में लोग व्याकुल रहते ही, ये चुनाव हो यार, फिर से लड़ने को मिले, कब तक इंतजार करेंगे। वेटिंग वालों की का सब्र टूटता है, मतदाताओं को भी उत्सव मनाने का मौका नहीं मिलता। 8 साल बाद चुनाव हो तो मतदान प्रतिशत तो नॉर्मली बढ़ना चाहिए, और चुनाव आयोग इतना बड़ा कैंपेन भी चलाता है, करोड़ों रुपया फूंक दिया होगा इसी में। एवरेज आपको बताओ, एवरेज 15% मतदान में, 2-4-5 नहीं, 15% मतदान डाउन गया है। कुछ ऐसे निगम हैं जहां पर 30% मतदान कम हुआ। वो क्यों हुआ कम? आशीष भाई? वो हुआ नहीं, वो कराया गया है।
कराया गया, एग्जैक्टली आपने कराया। वो सही कर दिया उसको। हाँ हाँ हुआ नहीं है, वो कराया गया है। और वो आप समझिए खेल को, लोकसभा चुनाव में लोगों की भावना पता लग गई थी महाराष्ट्र के अंदर, उसके हाँ। तत्काल बाद एक्शन में आए और 40 लाख वोट जोड़ दिए नए 5 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर। लड़की बहना, एडवांस किस्त, ये किस्त, वो किस्त, दिवाली की एडवांस किस्त। सरकार में कभी आपको एडवांस तनख्वाह मिली है क्या आज तक किसी भाई को पूरे देश में? एडवांस किस्तें दे दी लड़की बहना की, ठीक। और 40 लाख वोट जोड़ दिए, विधानसभा में खेल कर दिया। एक गांव के लोग बोले हम तो मॉक पोल करा के देखेंगे, सीआरपीएफ लगा दी वहां, पैरामिलिट्री, ठीक। तो इनको ये पता था कि ये जो चुनाव है इसमें पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग रिटेलिएट करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो वही जो पन्ना प्रमुखों वाला जो मॉडल है, इनको पता है कौन कौन लोग हैं। जो भाजपा का वोटर होगा ना, ये मान करके चलिएगा, उसका कोई एक आध वोट गलती से इधर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, उनके वोट बिल्कुल फिट मिलेंगे जहां जहां होने चाहिए, बिल्कुल ठीक, बूथ पे भी सारी चीजें। ये चूंकि पन्ना प्रमुखों के जरिए ये पता है कि ये फला 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 हमारे वोटर नहीं है, उनको स्कैटर कर दो, वो सारा दिन तक सुबह से रात तक अपने बूथ ही ढूंढते घूमते रहेंगे, हो गया काम। तो जो चुनाव आयोग पहले अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने की बात करता था, आज उस चुनाव का एक सूत्री ध्येय ये रहेगा कि वोट ना पड़ जाए, कि कितनी वोट कम कैसे करा सकते हैं। ये जो वोटिंग पैटर्न है अभी जो आपने बताया 30% तक गिर गया, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन का सीईओ है उसको इमीडिएटली सेक नहीं कर देना चाहिए और तत्काल जांच होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए? अगर इस देश में कोई न्यायपालिका, इस देश में कोई डेमोक्रेसी का कोई संरक्षक संस्था है, तो एक बात, ये जो मेयर वेयर का आप खेल देख रहे हैं ना, आपको मैंने वो बात क्यों कही कि भैया सिंगल लार्जेस्ट कौन है, उसका एक इतिहास है। आपको याद होगा जब मुंबई का जो इसका रिजल्ट आया महाराष्ट्र विधानसभा का, तो भी ऐसा ही नाटक हुआ था कि शिंदे मुख्यमंत्री होंगे या कौन मुख्यमंत्री होगा, तो वही नंबर 2 आए थे और उन्होंने फिर वो एक लाइन बोली थी, आशीष भाई सिंगल लार्जेस्ट कौन है, तो आशीष त्रांशी। फिर और सीएम कौन बनेगा, छुट्टी, हो गया, सारे फाल इन लाइन हो गए। इस चुनाव में भी कुछ नहीं होना, मान करके चलिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो जुगाड़बाजी जितना जो कुछ किया है, बनेगी बीजेपी ही मेयर, कोई कुछ भी कर ले। मैं आपको आज ही कह रहा हूं, होटल में ले जाओ आप उनको, विदेश भ्रमण पे ले जाओ, कहीं कुछ ले जाओ। शिंदे का बाजू मुड़ने देना कितने सेकंड का काम आपको पता है? वो खुद फोन भी नहीं करेंगे, उनका कोई पीएस फोन करेगा, उनका पीएस फोन करेगा। और इनके पैरों में जान नहीं है भाई साहब, किसी के पैरों में जान नहीं है। दे आर ऑल केयर ऑफ, इन सबको अपना फ्यूचर पता है। इन्होंने महबूबा मुफ्ती देख ली, क्या गत, देख लीजिए जाके। सुखबीर बादल देख लीजिए, इनेलो देख लीजिए, जजपा देख लीजिए, और पूरे देश में नजर दौड़ा के देख लीजिए। जहां जहां इन्होंने अलायंस किया, उन सब की फाइनल गति यही होनी है। इस बार अजीत पवार निपटा है, निपट गया ना। अगली फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे आपको शिंदे ढूंढे नहीं मिलेंगे महाराष्ट्र में। हाँ। और अजीत इसमें भी ये अजीत पवार या शिंदे पहले कौन निपटेगा, इसके लिए कोई अक्कड़ बक्कड़ नहीं हुआ था। इसके लिए भी बिल्कुल क्लियर वो है, क्यों? क्योंकि अजीत पवार, दोनों में अगर आप शिंदे और अजीत पवार को सामने खड़े कर देंगे तो अजीत पवार की हैसियत और अजीत पवार के खतरा पहुंचाने की ताकत दोनों ज्यादा। नंबर ऑफ सीट्स में मत देखिएगा, अजीत पवार की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो पवार फैमिली की जड़ें हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, अजीत पवार शून्य से भी ऊपर आ सकते हैं, एक बार शिंदे गिरेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब कुछ नहीं बचेगा। अजीत पवार पर आरोप बहुत बार लग चुके हैं। अजीत पवार को जैसे डिफेम उफेम करके बहुत नहीं होना है, क्योंकि वो जो अजीत पवार का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें फेम डिफेम मायने ही नहीं रखता। तो जो है, उन्होंने एक बार कहा वो बांध उस पे पानी नहर में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या बोलूं मैं, कि ये कर दूं क्या, सुसु मतलब सुसु कर दूं क्या, उसको उन्होंने ऐसे कहा कि सुसु कर दूं क्या, नहर में पानी नहीं है। फिर भी लोग वो है, क्योंकि वो एक स्टाइल होता है, उसमें लोग को है कि अजीत दादा और शरद पवार कभी भी एक हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शरद पवार हो नहीं सकते, वो कभी अलग थे ही नहीं। क्योंकि शरद पवार इस देश के जीवित राजनेताओं में सबसे अबूझ पहेली, शरद पवार और नीतीश कुमार, तो ये सबसे अबूझ पहेली है शरद पवार। इसलिए अच्छा, दूसरी बात आपने अभी देखा होगा इसी चुनाव में अजीत पवार ने कई जगहों पर ये तक कह दिया कि मुझे पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे ना,
उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम हूं। तो वो आदमी का वो वाला लेवल में टेम्परामेंट थोड़ा अलग है। इसलिए अजीत पवार को ये दिखाना जरूरी था कि कंट्रोल रखो, नहीं तो खाता नहीं खोल पाओगे। तुम चाचा भतीजा पुणे क्यों निपटाया? पुणे और चिंचरी पिंपरी छिंचवाड़ ये दोनों गढ़ निपटा दिया। निपटाया कैसे? सारा जो डिजाइन हुआ रिजल्ट ऐसा कि ये चाचा भतीजा साथ जहां पे है वहां पे इनको साफ कर दो, ताकि ये समझ में आ जाए कि हमारे बगैर, हमारे पास इतनी ताकत है कि हमारे बगैर चाचा भतीजा सब एक हो जाओगे तो भी राजनीति में सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए निपटाया। अगली बारी आप ठीक करें सिंधे। बस एक चीज हो सकता है, एक चीज जो ये कोशिश है, दरअसल सिंधे के साथ फडणवीस का व्यवहार बहुत अपमानजनक है। यस ये मैं बताऊंगा आपको, बहुत अपमानजनक है। कई बार कैबिनेट का बहिष्कार कर चुके, कई बार। हम लोग तो महाराष्ट्र पर भाव की वजह से निगाह मेरी भी रहती है, चर्चा भी होती है। कई बार कैबिनेट का बहिष्कार कर चुके, कई बार उनके मंत्री नहीं आए, कोई लोड ही नहीं लेता। सिंधे के डिपार्टमेंट की फाइलें जो है सिंधे के अप्रूवल के बाद भी एक बार फाइनल अप्रूवल के लिए फडणवीस के पास आ जाती है। तो सबसे ज्यादा अपमानित जो है, क्योंकि सीएम से डिप्टी सीएम पर प्रमोशन सिंधे के चक्कर में हुआ था फडणवीस का, तो वो फडणवीस है। तो फडणवीस पूरा अपना भाई दिल्ली वालों को बस खाली संतुष्ट रखना है, बाकी हिसाब किताब बराबर। तो ये केवल उतने हैं, मुझे लगता है। ये बार्गेनिंग कहां तक जाएगी? ऐसा थोड़ा कि बार्गेनिंग बहुत कुछ, इतने बार्गेनिंग में होगा कि भाई कुछ लिबर्टी इनको अपने मंत्रालय में दे दो, मंत्रालय में डिस्टर्बेंस नहीं करना, उतनी सी बात है, उतनी सी ही बात है। मंत्रालय में मेरी फाइल मत मंगाया करो, मुझे बेइज्जत मत करा करो, बस इतना साहब बोल दो आप एक बार, बस आप इतना बोल दो, हमको और कुछ नहीं करना है। जैसे होता है शिकायत बच्चे करते हैं, साहब बस इतना बोल दो। मेरा यही मानना है, मैं निजी तौर पर, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन मुझे इसके लगता अलावा है आशीष भाई, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आप समझिए बात को, शिंदे को राइट टाइम करने में 30 सेकंड नहीं लगेंगे, और अजीत पवार को जो सीटों पे उनको सीमित किया गया है वो वैसे नहीं, उनको औकात बताई गई है। हाँ, शरद पवार का इलाज फ्री हुआ है 1+1 स्कीम के तहत कि आप भी निपटिए। चलिए आप सोचिए इन सब का क्या है मेन? अडानी का फडणवीस, आजकल फडणवीस को दिल्ली को खुश करने की जरूरत नहीं, उसको मुख्य फाइनेंसर वहां पर दोनों सेटल रखने हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका मामला ठीक है। ये बाकी घूमते फिर है ना भागे भागे, फडणवीस इन सबको जलील करता है, और क्यों नहीं करेगा? जब उसकी प्रमोशन कराई सीएम से डिप्टी सीएम, तो उसने भी इसकी करा दी शिंदे की, उसने भी सीएम से डिप्टी सीएम ही बनाया, कुछ और तो नहीं बनाया। अब आशीष भाई क्या है, बेसिकली जितने भी ये बेचारे पार्षद बिठा रखे 5 स्टार में, बुधवार तक मौज करेंगे। बुधवार को ही वो श्रीमान जी दावोस से आएंगे, ठीक, एक कॉल आएगा, सब सेटल हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। आपने कहा अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के आरोप लगाए, 1 लाख करोड़ के लगाते तो उसकी सीट 2 बढ़ जाती। आप समझिए, 2 बढ़ जाती। अच्छा 70 नहीं 100 है। तो इन लोगों का, इनके लिए कोई लोक लाज या इस तरह की कोई चीज नहीं है वहां पर। ये एक्सेप्टेड फिनोमिना। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि आप जितने बड़े करप्ट हो, जितने बड़े क्रुक हो, उतने ही बड़े पद के ऊपर हो, और आम आदमी इस बातों को छुपाता है। ये अपनी शान से बताते हैं। अजीत पवार बड़ी मीटिंग में ये कह रहा है कि मेरे ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगाते थे, मैं इनकी सरकार में अलायंस पार्टनर डिप्टी सीएम। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? सोचना तो उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो भाषण दे रहा था वहां, जो ये कह रहा था कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और अगले दिन उसको अंदर करने की बजाय, प्रधानमंत्री कह रहा है ये, बॉम्बे में कह रहा है, और अगले दिन उसको अंदर करने की बजाय, ईडी भेजने की बजाय, उसको राजभवन का बुलावा भेज के वो शपथ दिलवा दी। कर लीजिए आप क्या करेंगे भैया। आप खाली अजीत पवार को बोल रहे हो। अजीत पवार से ज्यादा देखिए हिम्मत अमित शाह में है। 70,000 करोड़ का आरोप लगाया घोटाले का, और उसी महाराष्ट्र में खुले मंच पर कहा, अजीत दादा आप देर कर दिया आने में, और पहले आए होते तो हम लोग, बात ही कुछ और थी, बात ही कुछ और थी। हाँ, और पहले आए। तो ये है, इसमें बस कुल मिला जुला के मैंने कहा कि वही बात है कि वही रबर पेंसिल और टॉफी तक की बार्गेनिंग है। इसके ऊपर की बार्गेनिंग करने की हैसियत भी नहीं है एकनाथ शिंदे की। अगर किसी को लग रहा हो तो मतलब हो सकता है वो सही हो जाए भाई, लेकिन मैं दावा नहीं, ज्योतिषा जाए नहीं, लेकिन जितनी हम राजनीतिक समझ हमारी है, ये पेंसिल, रबर और चॉकलेट
इससे ऊपर की कोई बार्गेनिंग करने की इनकी हैसियत नहीं है। महाराष्ट्र में या देश की राजनीति में हैसियत तो अब समझ लीजिए किसी की भी नहीं रही, जब संजय निरुपम जैसा आदमी, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है राजनीतिक, वो आदमी आज का स्टेटमेंट है, उसी से खत्म कर रहा हूं, उसने शरद पवार को कहा कि शरद पवार की औकात एक नगर सेवक से अब ज्यादा नहीं रही। संजय निरुपम शरद पवार को आज भी बताएं, आज भी क्या है कि कई बार ऐसे लोगों पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। नहीं, शरद पवार खाली, अगर पता है, वो शरद पवार की भाषा वैसे नहीं समझ में आती, अगर उसी भाषा में 30 सेकंड का एक मैसेज शरद पवार कर देना तो संजय निरुपम को फिर से घर में बिठा दिया जाएगा, भले सिंधिक पार्टी में, हाँ, किसी पार्टी में हो, क्योंकि किसी पार्टी में हो। शरद पवार जो है का अनमोल रतन अडानी है, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं, भले शरद पवार विपक्ष में है, शरद पवार बहुत खिलाड़ी है, अडानी जिगर का छल्ला है शरद पवार के। और अब बाकी जान लीजिए, अडानी का एक मैसेज कर दे कि ये बोल रहा है, बताओ मेरी बेइज्जती कर रहा है, इतने तो संजय निरुपम को ये सब क्या है कि कहीं हेडलाइन में छपा सुझा छोटा सा हम कहीं छप जाए, उस चक्कर में नगर सेवक वगैरह बताने लगते हैं। आज भी अब देखिए अंतर क्या है, शरद पवार पर एक भी टिप्पणी करने से देवेंद्र फडणवीस बचते हैं। देवा भाऊ जो है, जो सबको जिता रहा है, देवा भाऊ शरद पवार के बारे में एक टिप्पणी नहीं करता, बचता है कि एक भी निगेटिव टिप्पणी ना हो जाए, क्योंकि निगेटिव टिप्पणी हुई तो ऊपर से आ जाएगा कि ज्यादा उछल रहे हो। उस शरद पवार पर टिप्पणी कौन कर रहा है, उस शरद पवार की औकात कौन बता रहा है? संजय निरुपम, जो न 3 में न 13 में। चलिए इजाजत दीजिए, राजनीति है ये, हमारे साहब ने हमारे देश को राजनीति के एक नए युग में प्रवेश करवा दिया है, राजनीति के नए सर्कस में, राजनीति के नए सर्कस में, राजनीति को सर्कस बना दिया है, सर्कस युग। जैसे सतयुग, वैसे अब इस राजनीति में इसको सर्कस युग कह लीजिए आप लोग। इजाजत दीजिए हमें, और देखिए डिनर वगैरह में क्या क्या खाते हैं संजय राउत। ये भी कम कलाकार नहीं है, ये भी इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाने में ये भी बहुत गजब के खिलाड़ी हैं। इनकी कर्तव्य भी, सेहत इनकी थोड़ी दुरुस्त नहीं है, इसलिए जब सेहत नहीं किसी दुरुस्त होती तो हम आलोचना कम करते हैं, नहीं तो ये भी मतलब इनकी जुबान जो है ना, ये अपने ही घर को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।